जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द lecture number 7 of correction series. So we are taking start from the rule number 25. This rule states that in conditional sentences, when wish is expressed, plural verb is used. कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर अगर विश का इस्तेमाल किया जाए, ख्वाहिश का इस्तेमाल किया जाए, तो उसके साथ वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो प्लूरल ही इस्तेमाल होगा. इफ़ ही वर यू, ही वुड हैव कम. तो एक ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि अगर वो तुम होते तो ही वुड हैव कम, तो वो आ जाता. सो अगर कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ख्वाहिश का या विश का इजहार किया जाए, तो उसके साथ जो विश वाला पार्ट होगा, यानी कि जो इफ़ वाला पार्ट होगा, उसको हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं. वुड रिप्रेजेंट्स द हैबिट. वुड का जो इस्तेमाल है वो किसी हैबिट को, आदत को, जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक एक्शन होता है, जो हैबिट होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है. आई वुड वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. मैं हर सुबह जल्दी उठा करता. सो ये एक हैबिट है, एक हैबिट को बेसिकली तौर पे पोर्ट्रे किया जा रहा है. सो इसलिए वुड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये मेरी आदत थी कि मैं हर सुबह जल्दी उठा करता था. आई वुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करता. ठीक है. वुड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द पोलाइट मैनर्स. इसके अलावा अगर कोई पोलाइट वे में कोई सवाल करना हो, पोलाइट मैनर्स शो करने हो, तब भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल देखें. वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम. सो एक पोलाइट वे में सवाल किया जा रहा है. ठीक है. इसको विल यू टेल मी योर नेम इस तरह से भी कहा जा सकता है, लेकिन वो उसके अंदर वो वाले पोलाइट मैनर्स नहीं होंगे. व्हेन वुड का इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन इट इज़ started with the help of the wood, it creates more polite manners. ठीक हो गया. सो वुड के हमने दो इस्तेमाल देखे. एक तो वुड शो करता है हैबिट को, और दूसरा वुड शो करता है पोलाइट मैनर्स को. और जहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस में विश का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ. ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं. रूल नंबर 26, यूज़ टू का इस्तेमाल. यूज़ टू भी ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है. इट्स यूज्ड इन वेरियस सेंटेंसेस. यूज़ टू का इस्तेमाल भी हैबिट को शो करता है. कोई ओल्ड हैबिट है, ठीक है, कोई ओल्ड हैबिट है, उसको शो करना है तो यूज़ टू का इस्तेमाल होता है. आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट. मैं क्रिकेट खेला करता था. आई यूज़ टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग. जब मैं यंग था तो मैं हॉकी प्ले खेला करता था. आई यूज़ टू जॉइन द डिबेट्स व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी. जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो डिबेट्स किया करता था. सो कोई ओल्ड हैबिट अगर डिफाइन करनी हो, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द यूज टू. नेक्स्ट मूव करते हैं. ड्राउन और सिंक का फ़र्क जो है ये आप लोग देख लें. दिस इज़ समटाइम्स इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग. ठीक है. इन दोनों के अंदर बहुत ही माइन्यूट सा और बहुत सा एक बेसिक सा डिफरेंस है. ड्राउन इज़ यूज्ड फॉर द लिविंग बीइंग्स एंड सिंक इज़ यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग एंटिटीज़. ठीक हो गया. सो लिविंग बीइंग्स के लिए जो है वो ड्राउन का इस्तेमाल होगा. अब लिविंग बीइंग्स के अंदर ह्यूमंस भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाएंगे. ठीक है. तो ये बेसिकली तौर पे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इन दोनों के लिए ड्राउन का वर्ड इस्तेमाल होगा. सो एनिमल्स के अंदर कोई कोई भी लिविंग बीइंग है, एनीथिंग दैट कैन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दैट इज कंसीडर्ड अ लिविंग बीइंग. सो कोई भी लिविंग बीइंग है उसके लिए ड्राउन का वर्ड इस्तेमाल होगा. ठीक है. एनिमल्स के लिए भी, कैटल के लिए, ठीक है, लायन के लिए, परिंदों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ड्राउन का वर्ड इस्तेमाल होगा. सिंक का वर्ड इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग एंटिटीज़ के लिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है. सिंक का वर्ड इस्तेमाल होगा. द शिप सैंक इन द सी.
अब यहाँ पे हमने सिंक का इस्तेमाल किया क्योंकि जो शिप है वो एक नॉन लिविंग एंटिटी है। टाइटैनिक सैंक इन द अटलांटिक ओशन। जो टाइटैनिक है वो अटलांटिक ओशन में गिर गई थी, अटलांटिक ओशन में सैंक कर गई थी। दूसरी एग्जांपल देखिए, मैन ड्राउंड इन द सी। आदमी सी के अंदर डूब गया। तो चूंकि आदमी एक लिविंग बीइंग है इसलिए यहाँ पे ड्राउन का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट देख लें, एक बहुत ही गलतुल आम कॉन्सेप्ट है, इसको आज अंडरस्टैंड कर लें कि जो लुकिंग फॉरवर्ड का जो वर्ड है लुकिंग फॉरवर्ड, इस वर्ड के साथ हमेशा जीरंड का इस्तेमाल होता है। सो ये इस रूल को मेमोराइज कर लें, क्रैम कर लें, हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड के साथ जीरंड मीन्स आई एन जी का इस्तेमाल होगा। जहाँ भी लुकिंग फॉरवर्ड इस्तेमाल होगा वहाँ पे आई एन जी का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। ये टेक्निकली तौर पे एक रॉन्ग सेंटेंस है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू रॉन्ग सेंटेंस है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, दिस इज द राइट सेंटेंस। तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ हमने जीरंड लगाना है, आईएनजी बनाना है। तो इसके साथ जीरंड लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, सो दैट इज द राइट सेंटेंस। सो जहाँ भी लुकिंग फॉरवर्ड होगा उसके साथ हम जो भी आगे वर्ब लगाएंगे उस वर्ब को वी विल कन्वर्ट इनटू आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म इज कॉल्ड जीरंड फॉर्म। ठीक है, सो अदरवाइज योर सेंटेंस वुड बी काउंटेड रॉन्ग। So we're looking forward to see you is a wrong sentence. We're looking forward to seeing you is a right sentence. Looking forward के साथ ing का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। This rule states that present gerund participle is not used with the past. ठीक है, present participle gerund is not used with the past। यानी कि अगर कोई पास्ट का सेंटेंस है, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर पास्ट की कोई बात हो रही है, पास्ट की कोनोटेशन है, पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का जीरंड नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल से चीज़ क्लियर होगी। ही लेफ्ट फॉर लाहौर ऑन लास्ट मंडे, अराइविंग देयर ऑन वेडनेसडे। अब अराइविंग देयर ऑन वेडनेसडे ये गलत है, जीरंड का इस्तेमाल नहीं होगा। पास्ट, यहाँ पे सेंटेंस के पहले पार्ट में पास्ट का इस्तेमाल हो रहा है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस is in past. If the first part of the sentence is in part, second part of the sentence cannot be written in gerund. इसको आप gerund में नहीं लिख सकते, ing form में नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। If the first part of the sentence is in past, the other part of the sentence has to be in the past. इस एग्जाम्पल को देखें। सो इसका एक और कॉमन रूल भी होता है जिसको हम कहते हैं पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। सो अगर फिक्रे के एक हिस्से में पास्ट है तो फिक्रे के दूसरे हिस्से में भी पास्ट होना लाजमी है, अदरवाइज सेंटेंस वुड बी काउंटेड अ रॉन्ग सेंटेंस। सो इस एग्जांपल को देखें दोबारा कि ही लेफ्ट फॉर लाहौर ऑन लास्ट मंडे, अराइविंग देयर ऑन वेडनेसडे ये गलत है। ही लेफ्ट फॉर लाहौर ऑन लास्ट मंडे एंड अराइव्ड देयर ऑन वेडनेसडे ये राइट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ भी पास्ट है लेफ्ट और यहाँ भी पास्ट है अराइव्ड। तो पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट के साथ पास्ट का ही इस्तेमाल होता है। अगर फिक्रे के पहले पार्ट में पास्ट है तो फिक्रे के दूसरे पार्ट में भी पास्ट ही होगा। ठीक हो गया, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, रूल नंबर 31, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ट्राइंग टू एस्केप हिज एनिमी अटैक्ड हिम। अब ये एक टेक्निकली तौर पे एक रॉन्ग सेंटेंस है, इट्स रॉन्ग सेंटेंस। ट्राइंग टू एस्केप हिज एनिमी अटैक्ड हिम ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसका राइट सेंटेंस ये होगा, एज ही वाज ट्राइंग टू एस्केप हिज एनिमी अटैक्ड हिम। जैसे ही वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, एस्केप करने की ट्राई कर रहा था,
एनिमी ने उस पर अटैक कर दिया, उस पर हमला कर दिया। अब इसके अंदर फंडामेंटल मिस्टेक क्या है कि इस सेंटेंस के अंदर सेंस ऑफ कंप्लीशन मौजूद नहीं है। ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, सेंटेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं है। सो प्रोवाइड द सेंस ऑफ कंप्लीशन टू द सेंटेंस। इफ a sentence is not giving a complete sense, it is not counted a right sentence. अगर एक सेंटेंस के अंदर कंप्लीट सेंस मौजूद नहीं होती, कंप्लीट अगर कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा होता, तो वो सेंटेंस गलत काउंट होता है, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन ही यही है कि सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ है जो एक मीनिंग अदा कर रहा होता है। सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट इज गिविंग सम मीनिंग। सो अगर कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा, अगर कोई सेंटेंस अपना मतलब नहीं दे रहा, it means that sentence is counted a wrong sentence because it is not conveying its meaning. So यहाँ पे ये वाला यही केस जो है वो डिस्कस हो रहा है कि trying to escape his enemy attacked him. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, as he was trying to escape his enemy attacked him. So ये इस तरह करके आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, यू आर गिविंग अ सेंस ऑफ कंप्लीशन टू योर सेंटेंस। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। ये वर्ड्स याद रख लें, इन वर्ड्स से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन देने की ज़रूरत नहीं होती। कौन से ये वर्ड्स हैं? कंसीडरिंग, टचिंग, concerning, allowing, taking, speaking, regarding. If a sentence starts with any of these words, you do not have to add the as, you do not have to give the completion sense. Example देखें, considering his sound health, he should have easily gained the victory. Considering his sound health, he should have easily gained the victory. ये sentence right है, ये sentence ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू ऐड द एज हेयर, ठीक है। यानी कि यूं समझ लें कि इन वर्ड्स के साथ आपको एज लगाने की जरूरत नहीं होती। यू कैन स्टार्ट अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के अलावा अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो आपको एज लगाने की जरूरत होगी, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, एज ही वाज ट्राइंग टू एस्केप हिज एनिमी अटैक्ड हिम। ठीक हो गया। सो कंसीडरिंग, टचिंग, कंसर्निंग, allowing, taking, speaking, regarding. You don't have to add the as when taking start with the help of these sentences. ठीक हो गया? So let's end here. We will try to understand the next rules in our next lecture. Stay blessed. Allah Hafiz.